अरिजीत थोड़ा नोमैड है, वो अपनी अपनी दुनिया में वो रहता है। सबको पता है कि दोनों की गायकी अव्वल दर्जे की, दोनों में माँ सरस्वती का आशीर्वाद है। अरिजीत का तो ऐसा भी था कि वो गाना मेरे को भेज के बोलता है कि तुम ना डिलान डिलीट कर दो। मैं बोला क्यों? नहीं मैं फिर से गाऊंगा, मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा है। मैं बोला मैं सुन रहा हूँ, पहले सुन के बताओ। मैं सुन के फोन क्या, छूना ही मत, मेरा हो गया, ये काफी है। क्योंकि मैं एक्चुअली बहुत फिनिकी हूँ। सोनू निगम इज लाइक अ वेरी पॉलिश्ड, ही इज लाइक अ वेरी सॉर्टेड सिंगर। उनको पता है वो क्या कर रहे हैं। मैं वेट कर रहा था गाना खत्म होगा, मैं पूछूंगा सर कैसा लगा। तो गाना खत्म होते ही मैंने कुछ बोलने से पहले ही उन्होंने कहा कि तुम मुझे लिरिक्स समझाओ। उनकी आंखों में पानी, वो रो रहे थे। अगले दिन मुझे देव फोन करके बोलता है क्या किया तुमने? मैं बोला मैंने क्या किया? अरे उनके मैनेजर ने पैसा वापस भेज दिया। मैंने बोला क्यों? तो उन्होंने कहा कि मुझे इस गाने के लिए एक पैसा नहीं चाहिए, ये गाना बहुत पसंद आया मुझे, मैं इसका एक पैसा भी नहीं लूंगा। केके के साथ एक इंटरव्यू में मेरे अंदर से वो बात निकली थी कि अगर मैं कभी कंपोजर बना तो आप मेरे लिए गाना गाएंगे? क्योंकि वो उन्होंने कहा था कि सुनूंगा भी नहीं, हाँ कह दूंगा, क्योंकि तेरी म्यूजिक में मुझे सच्चाई दिखी है। तो आई वोंट इवन आस्क, आई विल सिंग फॉर यू भाई। हे नील, वेलकम टू टीवीसी पॉडकास्ट। हमने कभी सोचा नहीं था कि सोचा तो था कि मिलेंगे, बट ऐसे मिलेंगे हमें नहीं पता था क्योंकि मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया। तो हम बीच में व्हेन यू लेफ्ट जेसार और हम लोग बहुत बातें करते थे, व्हाट्सएप में भी बात होती थी। कभी मैंने सोचा था कि नील शायद जमशेदपुर जी परफॉर्म भी करने आए हमारे थ्रू, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया। लेकिन हमने सोचा क्यों ना कलकत्ता आके ही आपसे मिला जाए और शूट किया जाए। और आपने सिर्फ यहाँ आकर बात करने की बात नहीं है, बट गॉट अ लॉट ऑफ मेमोरीज बैक। यस, सो आई एम सो ग्लैड दैट फाइनली वी आर मीटिंग ऑफ कोर्स। with a different purpose, Yes. but finally we meet. That's मुझे एक्चुअली वो दिन अभी भी याद है कि एक बर्थडे पे हम लोग मिले थे, हाँ एंड देन दैट अड्डा इन फ्रंट ऑफ गीतांजलि कॉफी बिस्टुपुर में। हाँ सो एंड वी कनेक्ट ऑन अ वेरी कॉमन लेवल व्हिच इज लव फॉर एनिमल्स। एनिमल्स, एब्सोल्युटली। हाँ, तो अगर वो टॉपिक हमें दे दिया जाए तो हम घंटों बात कर सकते हैं उस पर। अगर एनिमल्स की बात है तो भाई उसी को लेके बात करते हैं। मैं तो कहता हूँ बाकी सब हटा नहीं दीजिए। नहीं, आज हम लोग म्यूजिक की बात करेंगे क्योंकि तब आप आरजे हुआ करते थे, ठीक है। अब हाँ। आप फुल टाइम म्यूजिक कंपोजर है, आपने बहुत नाम शोहरत हासिल की है। अभी भी हूँ मैं, रेडियो कर रहा हूँ अभी। हाँ। लव फॉर रेडियो जो है मेरा अभी भी है, और अभी भी रेडियो में एक शो स्पेशली इंडिपेंडेंट म्यूजिशियंस को लेके वो चल रहा है, वो अलग है, लेकिन म्यूजिक में ज्यादा वक्त जाता है मेरा। राइट। तो आप आरजे थे, हाँ। अब आप म्यूजिक कंपोजर है। ऑफ कोर्स आरजे से आपका जुड़ाव अभी भी है, रेडियो से। कैसे ये चेंज हुआ? आपको हमेशा से कंपोजर बनना था? क्योंकि तब भी म्यूजिक की बातें होती थी। नहीं, म्यूजिक म्यूजिक मेरी जिंदगी में रेडियो से पहले से ही है। रेडियो की काफी पहले से है। मैं बचपन से, मतलब जब पहले, सबसे पहले मैं क्रिकेट खेलता था। तो खेलने के बाद तो एक बार क्लास बंक करने के चक्कर में जाके स्कूल में खड़ा हो गया था लाइन में, किस चीज़ की लाइन है? तो कहते हैं कि कंपटीशन है, तो सिंगिंग कंपटीशन। मैं बोला यार चलो एटलीस्ट क्लास तो बंक हो जाएगी। मुझे खुद को नहीं पता था मुझे गाना आता है, ऐसे ही गुनगुनाता था घर में, वो अलग बात। लेकिन वहाँ फिर जब मैं गया उस कंपटीशन में, घुसा भी, फर्स्ट भी आ गया उसमें। सब वो फर्स्ट टाइम था जब पता चला कि ये भी हो सकता है। तो धीरे धीरे फिर कौन सा क्लास था तब? क्लास 7, ओके। 8 ऐसा कुछ, 7 था, 6 7 ऐसा कुछ था। तो फिर उसमें क्लास में जो लोग बात भी नहीं करते थे उनको पता चला ये बंदा म्यूजिक में फर्स्ट आया है, तो वो भी दोस्त बनने लगे। तो मुझे लगा भाई म्यूजिक करेंगे तो दोस्ती बढ़ेगी, लोगों से दोस्त दोस्त आएंगे जिंदगी में। तो उससे म्यूजिक रहा, वहां से थोड़ा थोड़ा करके अपनी कैपेसिटी में रहा। स्कूल के बाद बैंड बना, बैंड बनने के बाद काफी जगह परफॉर्मेंसेस की। क्रिकेट चल रहा था, क्रिकेट वाज वेरी सीरियस। मेरे पापा हाँ, आपके नेशनल पापा नेशनल प्लेयर हैं। नेशनल प्लेयर थे, तो अभी उसके बाद तो नेशनल लेवल खेलने के बाद पापा भी चाहते थे कि भाई बेटा भी खेले, इंडिया के लिए खेले। और ये तो इंडिया में घर घर में हर कोई चाहता है कि उनके घर का बेटा या बेटी जो है अभी इंडिया खेले। तो लेकिन वो कभी हो नहीं पाया, बिकॉज मुझे लगा ठीक है मैं क्रिकेट बुरा नहीं खेलता, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं खेलता कि मैं टीम 11 कि मैं टीम इंडिया में। तो मैंने सोच लिया था कि ठीक है, ये लव फॉर द गेम है। आज भी मौका मिलता है, दोस्त लोग अभी फिल्म इंडस्ट्री के लोग हो अपने यहाँ पे इस रीजन के, या अपने बाकी दोस्त म्यूजिशियंस अगर हो गए, तो कभी भी कहते हैं कि टर्फ ले रहे हैं भाई चलो खेलते हैं, तो हम भी जाते हैं, थोड़ा बहुत टर्फ पे खेल लेते हैं। अभी मजा आता है, वीकली एटलीस्ट 1 2 दिन तो जाते ही हैं खेलने। तो मैदान के लिए प्यार है, लेकिन फिर म्यूजिक टुक ओवर द एंटायर थिंग, क्योंकि पहला ब्रेकअप हुआ
तो उसके बाद तो दिल टूटा, दिल टूटा दर्द भयंकर। में म्यूजिक हाँ, बना। दर्द में म्यूजिक बना, दोस्त सब साथ में आए, स्कूल बैंड, धीरे धीरे वो कॉलेज बैंड, प्रोफेशनल बैंड बना। हर एरिया में एक पाड़ा हमें बुलाता था तो दूसरा पाड़ा भी हमें बुलाता था कि आ जाओ यहाँ, तुमने उसे बुलाया तो हम भी उसे बुलाएंगे, तुमने कितना पेमेंट दिया था, 300, हम 350 देंगे। अच्छा, पाड़ा टू पाड़ा जो हाँ, competition होता है। टोटल बैंड पेमेंट रहा था तब 350 रुपए का, बैक इन दोज डेज। उसमें क्या होता था, 7 मेंबर्स की टैक्सी फेयर भी हो जाती थी, पर हेड अगर 50 रुपए करके भी सबको मिलता था तो उसमें टैक्सी फेयर, एक कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल आ जाती थी, तो उसी में सब खुश थे, हाँ। उसी में सब खुश थे। तब म्यूजिक यही था ना कि स्टेज पे चढ़ेंगे, लोगों के साथ थोड़ा सा, लोगों के सामने थोड़ा प्यार मिलेगा और म्यूजिशियन उसी में खुश है। लेकिन एक बात बताइए हाँ, अनिल की, बंगाली फैमिलीज में अक्सर ऐसे होता है कि सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है, मोस्ट ऑफ द 99%, स्पेशली व्हेन यू आर इन प्लेस लाइक कोलकाता। हाँ। तो हमेशा तो कुछ गाना, डांस, म्यूजिक, थिएटर या फिर पेंटिंग, कुछ ना कुछ तो था। तो आपकी जिंदगी में ये था नहीं क्या कभी? हाँ, हाँ, था ना, पेंटिंग में करता था, पेंटिंग वगैरह, लेकिन वो बाद में वो रहा नहीं जिंदगी अच्छा। में, वो रहा नहीं, अपने बैठे-बैठे तो मुझे स्केच। लगता है कि इतना टैलेंट में तो परिवार को पहले ही पता चल जाता है कि इसको म्यूजिक में देना है। नहीं, पता नहीं, वो म्यूजिक एज़ सच कभी कुछ था नहीं। पापा बजाते थे फ्लूट, लेकिन अपने लिए। पापा वाज़ अ क्रिकेट प्लेयर, उन्होंने गवर्नमेंट जॉब करते थे, तो मतलब वहीं से रिटायर हुए हैं पापा। तो आज भी पापा को मैं बोलता हूँ कि आप क्यों नहीं करते? मैंने पापा को एक हवाईयन गिटार भी खरीद के दिया था। हवाईयन गिटार पापा बहुत अच्छा बजाते हैं, अच्छा। लेकिन पार्किंसंस की वजह से वो बजा नहीं पाते हैं। वो वहाँ मुझे बुरा लगता है कि मैं खरीद के दिया, लेकिन पापा का बजाना आजकल सुन नहीं सकता। बट ही ट्राइज़, ही स्टिल ट्राइज़। सो वही है, लेकिन म्यूजिक में कभी मम्मी पापा को लगा नहीं कि इसको देना है, तो मैं ही बाद में जाके म्यूजिक को जब सीरियसली लेने लगा, तो मैं ही इधर उधर जान करके कि भाई कहाँ कौन किससे शिक्षा अगर मुझे मिले म्यूजिक में थोड़ा और आ गया, तो थोड़े थोड़े किसी गुरुज के पास मैं गया, कभी इनके पास कभी उनके पास, ज्ञान बटोरता रहा। और लाइव म्यूजिक ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। लाइव म्यूजिक एक आदमी को इतना सब कुछ दे सकता है, हर चीज में प्रैक्टिकल नॉलेज। कोई अगर फैमिली में बिजनेसमैन नहीं भी हो, फर्स्ट जनरेशन बिजनेस अगर कोई एंटरप्रेन्योर कोई कर रहा है, तो उसका लाइव अगर वो जाके मार्केट में काम करता है ना, उसको आ जाता है, वो जिंदगी सिखा देती है, जिंदगी सिखा देती है। जिंदगी सिखा देती है। थियरी से वैसे भी आप पढ़ाई में बोल लो, म्यूजिक में बोल लो, किसी में भी पढ़ाई एक हद तक ठीक रहता है, लेकिन आप सीखते हैं जिंदगी से ही। सीखते हैं जब हमेशा आप जिंदगी से। थपेड़े खाते हैं मार्केट में जाके, चाहे म्यूजिक हो चाहे कुछ भी हो, वो एक्चुअली सीखना होता है। तो जब मैं आपको रेडियो में देखती थी, आपके पोस्ट आते थे, तो यू हैड बीन प्लेइंग कवर्स अ लॉट पहले पहले। इनफैक्ट मैं जो बोल रही थी कि परिणीता का जो बहुत खूबसूरत गाना है, मोन दीते जाए प्राण दीते जाए, मैंने पहले आपकी आवाज में सुना। उसके बाद मुझे नहीं लगा कि किसी और की आवाज में, ऑफ कोर्स श्रेया घोषाल इज देयर द फीमेल वर्जन। उसके बाद मैं वही ऑन कर करके चलाती थी और सुनती थी, तो आप कवर्स करते थे। तो ये कब लगा कि आई कैन बी अ कंपोजर एंड आई कैन कंपोज म्यूजिक? बिकॉज़ आई थिंक यू हैड नो फॉर्मल ट्रेनिंग ऑफ क्लासिकल या ऐसा। नहीं, पहले नहीं था। फिर उसके बाद धीरे-धीरे जब मैं कुछ लोग जैसा कि मैंने कहा कि कुछ लोगों के पास जाकर, कुछ गुरुज़ के पास जाकर मैंने थोड़ा-थोड़ा, थोड़ी-थोड़ी तालीम ली, एंड हर किसी के पास जाके इतना नहीं सीखा कि मेरा माइंड ना कहीं एक जगह अटक जाए। पहला गाना मैंने कंपोज़ किया था मैं जब स्कूल बैंड में था। सो मैं तभी पता चल गया था कि मेरे को गाना चलो मैं बना लेता हूँ। मैं आज से आपका टैलेंट है किशोर कुमार टाइप था। नहीं, वो पता नहीं, वो अलग लेवल बिकॉज़ था। ही आल्सो नेवर टू फॉर्मल ट्रेनिंग। हाँ, लेकिन वो हर कोई टैलेंट किशोर ऊपर वाले का दिया हुआ कुमार है, वो किशोर था। कुमार हर कोई नहीं बन पाता, वो अलग है। वो किशोर कुमार अलग ही लीग के आर्टिस्ट थे। उनकी कहानियां बस मैं सुनता हूँ और कहीं सोचता हूँ यार कैसे, मतलब एक इंसान ऐसा कैसे हो सकता है। तो खैर, तो वहीं से कॉम्पोजिशन बचपन से मैं करता था, अपने बैंड के लिए पहले करता था। कभी सोचा नहीं था कि फिल्म के लिए करना पड़ेगा या करूंगा, एस्पिरेशन वैसे यार कभी करूंगा, मतलब करेंगे तो करेंगे। मुझे एक बार याद है केके के साथ एक इंटरव्यू में मेरे अंदर से वो बात निकली थी कि अगर मैं कभी कंपोजर बना तो आप मेरे लिए गाना गाएंगे, क्योंकि सामने बैठ के जब उन्होंने केके ने गाया तड़प तड़प, तो मेरे दिल से निकला कि यार मैं गाना कंपोज करूंगा और ये गाएंगे मेरे लिए। तो तब मेरे अंदर ना वो निकला। मैंने उनको पूछा कि, तो उसके पहले उन्होंने पूछा था तू भी म्यूजिक करता है, तू गाना सुना, तो मैंने भी उनको 2-4 गाने सुनाए थे। तो फिर जब मैंने उनसे पूछा कि अगर मैं कभी कंपोज करूं आप मेरे लिए गाओगे, तो तब वो उन्होंने कहा था कि सुनूंगा भी नहीं, हाँ कह दूंगा, क्योंकि तेरी म्यूजिक में मुझे सच्चाई दिखी है। तो आई वोंट इवन आस्क, आई विल सिंग फॉर यू भाई। लेकिन मेरी किस्मत फर्स्ट, एंड इमेजिन ही डाइड इन द सिटी। या ही पास्ड अवे व्हाइल कोलकाता में। परफॉर्मिंग। यस यस। द फर्स्ट फोन कॉल आई डिड वाज, मैंने एक्चुअली देव को फोन किया कि सुना आपने, बिकॉज वी वर प्लानिंग कि केके के साथ हम एक गाना प्लान कर रहे थे जो अगली फिल्म में आने वाली थी। एंड आई टोल्ड देव लाइक आपने सुना? तो कहते हाँ मैंने अभी, मैं टीवी पे देख रहा हूँ। वी वर वेरी अपसेट बिकॉज हमने प्लान, फर्स्ट फिल्म में याद है, फर्स्ट फिल्म में एक गाना था
जो हमने पहले प्लान किया था कि ये किसे गवाएंगे, लेकिन तब डेट्स के वजह से थोड़ा सा कुछ चल रहा था कि ही वाज ट्रैवलिंग और समथिंग लाइक दैट, वो नहीं हो पा रहा था। सो हमने बोला ठीक है, तो इसमें एक और पर्सपेक्टिव है इस गाने में, अलग साउंड कराना है तो पापोन से गवाते हैं करके, तो पापोन से हमने गवाया था। लेकिन अगली फिल्म में ही हम प्लान कर रहे थे कि किसे गाना गवाएंगे, एंड देन दिस हैपेंड। तो शायद वो नहीं होना था। हाँ, नहीं हो रहा। बट आपको तो जैसे मैं देख रही थी, आप तो बैठे बैठे गाना कंपोज कर लेते हैं, मतलब आपको 4 शब्द चाहिए होते हैं। ये रेडियो से ये सीखा टैलेंट, मैंने। हाँ, हाँ, अच्छा। ये रेडियो की प्रैक्टिस थी। वहां पे कहते तू म्यूजिक करता तो म्यूजिक को लेके कुछ करो, तो रेडियो में हमेशा ये 4 शब्द देते थे। हर रोज हेडलाइंस, अखबार की हेडलाइंस ले लो, वहां से गाने बनाओ। तो मैं सोचता था क्या कर रहा हूँ यार जिंदगी में, क्या करना था, क्या गाना बनाना था, क्या कर रहा हूँ, ऐसा सोच रहा था। लेकिन आज मुझे लगता है कि भाई अगर वो ना होता ना, तो इंस्टेंट ये गाना बनाने का जो डेडलाइन का प्रेशर है वो हाँ। कंप्लीट नहीं हो पाता। एक्चुअली हाँ, तो अभी भी आप ऐसे 4 शब्दों से गाना बनाते हैं क्या? 4 शब्द नहीं, गाना बनाने के लिए कभी कभार एक शब्द काफी होता है। ओके। सो कभी कभार एक शब्द काफी होता है, कभी एक फ्रेज काफी होता है, कभी गाने आ जाते हैं, मतलब इंस्टेंटली आपको लगता है कि कोई फीड कर रहा है और आप लिखते जा रहे हो, आप लिखते जा रहे हो, आप लिखते जा रहे हो और हो जाता है। You write lyrics also, right? हाँ, हाँ। आई राइट बट नॉट, मतलब आई डोंट वांट टू राइट ऑल माय सॉन्ग्स बिकॉज मुझे लगता है कि पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, कॉम्बिनेशन, इट्स ऑल अबाउट कॉम्बिनेशन। हाँ। हर गाना मैं खुद नहीं लिखना चाहता, इसीलिए अभी मैं कुछ लिरिसिस्ट के साथ भी काम कर रहा हूँ। लास्ट फिल्म में भी की थी, इस गाने को काफी प्यार और अवार्ड मिला। प्रोशन, वन ऑफ द बेस्ट लिरिसिस्ट वी हैव, उसके साथ काम किया। फिर बागाजुतीन फिल्म में हमने काम किया था प्रशांत इंगोले के साथ, जिन्होंने बॉलीवुड में भी काफी काम किया है। तो आई एम वर्किंग विद अदर लिरिसिस्ट एज वेल। तो बट लिखना जब खुद का होता है ना, गाने आ जाते हैं। लेकिन जो फॉर्मूला है, आई डोंट नो हाँ। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और कलकत्ता में कैसे चलता है, मुझे वो लगे आजकल जो पहले शब्द लिखा जाता था उसके बाद उसमें जान भरी जाती थी विद द म्यूजिक, आजकल उल्टा हो रहा है क्या? पहले म्यूजिक बन रहा है उसके बाद शब्द डाले जाते हैं अंदर? नहीं, ऐसा नहीं है, बट कुछ लोग, हाँ, मुझे जो लग रहा है आजकल की जो छोटी छोटे म्यूजिकल फ्रेजेस रहते हैं ना, जो अतरंगी सुनने में होते हैं, बिकॉज इतनी ज्यादा भीड़ है गानों की, आर्टिस्टों की, तो स्टैंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए पहले की तरह आप सिंगर्स में भी नहीं देखोगे कि पहले की तरह गायकी पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, वॉइस की यूनिकनेस पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं जाके कि गाने को थोड़ा अलग साउंड कराना है। हाँ, और गायकी अगर हो तो अरिजीत सिंह जैसी हो, कि ऐसी, या श्रेया घोषाल जैसी, कि वो जो स्टैंड आउट करे। तो पापोन की आवाज ही अलग है, तो जो अभी भी मीका बाजी की आवाज ही अलग है। तो जो सिंगर्स अभी मार्केट में हैं, जो सिंगर्स अभी भी रूल कर रहे हैं, सब में कुछ ना कुछ यूनिकनेस है बोल के वो सर्वाइव करे, बिकॉज इतनी भीड़ में यूनिकनेस ही है जो आपको सबसे अलग करेगा। ऑफ कोर्स आपकी क्वालिटी भी मैटर करती है। नहीं, आपने एक बहुत खूबसूरत बात की, जो हम लोग अमूमन म्यूजिक सर्कल्स में बात करते हैं कि पहले के 70s के 60s के गाने आज भी हमारे जुबान पर है। ठीक है, हम तो पैदा भी नहीं हुए थे, बट वी रिमेम्बर। मुझे लगता है आपने आंसर दे दिया कि इतनी भीड़ है ना, हम चीजों को भूल जाते हैं, अनलेस एंड अनटिल इट स्टैंड्स आउट लाइक एनीथिंग। फिर भी उनका जो शॉर्ट टर्म होते हैं सब कुछ, बहुत सारा चीज, तो यही रीजन है कि अब के गाने उतना ज्यादा नहीं, एक्चुअली रहते नहीं है दिमाग में। तब एक चीज थी, तब एक गाना बनाने में भी बहुत वक्त लगता था, क्योंकि अभी इतना सब कुछ, ये आप देखिए यहाँ पे हर चीज इतनी आसान हो गई है। वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट जो VSTs कहा जाता है, ये वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स के चलते सब कुछ गाना बनाना घर पे आसान हो गया है। हम पहले नहीं सोच सकते घर पे कोई गाना बनाएगा, पहले तो पूरा सेटअप होता था। हाँ, तो यहाँ पहले मैं कंपोज करता हूँ घर पे बैठ के, फर्स्ट लेवल काम यहाँ कर लेता हूँ मैं, उसके बाद अलग अलग फिर अरेंजर्स को कि ये गाना उस बंदे के पास जाएगा तो बेटर साउंड करेगा, फिर लाइव इंस्ट्रूमेंट्स टेक होते हैं, तो प्रोसेस अलग हो गया है। पहले क्या होता था कि हर म्यूजिशियन, हर बंदा एक कमरे में बैठ के वो वक्त बिताते थे। सिंगर को, मतलब जैसे कि हमने तो सुना है कि सचिन देव बर्मन जो है रात को फोन करके किशोर कुमार को बस पूछते थे हेलो, तो वो कहते कि और कुछ नहीं बोलेगा, नहीं बस सुन रहा था कि आवाज तुम्हारी ठीक है। तो ये जो कनेक्ट था कि तू कल घर आ, तुझे मैं खाना खिलाऊंगा, तो घर आए, खाना खिलाया, फिर उनको बोला अब मैं तो नींद आ रही, मतलब सो जा, रोक लिया। सोने के बाद उठ के वो जाने लगे, बोले नहीं खाना खिलाया था ऐसे ही नहीं, बोला गाने के लिए बुलाए थे, बताइए क्या करना है, बोले जब तक गाना नहीं होगा तुझे जाने नहीं दूंगा। सो उसे खिला पिला के वक्त बिता के एक गाना बनाने में जो वक्त लगता था, इसलिए वो गाना रहता भी था। तो मुझे लगता है उसमें इमोशन भी तो बहुत डल रहा है। आप घर में देख लो, घर में आप जो खाना बनाते हैं, जिस खाने को बनाने में एफर्ट बहुत लगता है, प्यार से धीरे धीरे आप बनाते हो, उसका स्वाद भी जुबान पर रहता है, वो टेस्ट, वो मसल मेमोरी कहीं ना कहीं रह जाती है। लेकिन आजकल क्या है कि जल्दी जल्दी में क्वांटिटी पे लोग करते हैं, मुझे वो पसंद नहीं है, पर्सनली पसंद नहीं है। नीड ऑफ द आवर ठीक है, वो अलग चीज होती है, लेकिन गाना अगर रहना है
तो वक्त बिताना है। अभी तो डुएट सिंगिंग में भी दो सिंगर्स एक दूसरे को देखते तक नहीं है। कोई कहीं गा रहा है, कोई कहीं गा रहा है। अब नीड ऑफ द आवर है, वो ट्रैवल कर रहे हैं, उसे गा के निकलना लेकिन है। कैसे होता है? मैंने यू नीड अ क्यू, राइट? नहीं तो क्यों, तो है वो तो अभी डिजिटली है। अच्छा। तो जितनी बार गवाना है गवाओ, रिकॉर्ड करके ले लिया। अब जो बैठ के प्ले कर रहा है वो क्यों दे रहा है, वो बजा रहा है, उस वॉइस को बजा रहा है, उसके बाद वो पकड़ रहा है। लेकिन पहले क्या था कि मतलब उदित नारायण, अलका याग्निक एक दूसरे को देख के वो देखते थे, मुस्कुराते थे, लगता था कि यार उनमें ही आशिकी हो रही है। उनमें कुमार शानू कभी गा रहे हैं तो लग रहा है यार सिंगर्स में लगता था यार इनमें यार कुछ रोमांटिक एंगल चल रहा है। सोचिए वो फील लाने के लिए, वो फील लाने के लिए एज इफ दे वर इन लव, दे वर इन अ रिलेशनशिप, मतलब वो देख के लगता था। एंड वी हैव सीन देम परफॉर्मिंग आल्सो, दे लुक एट ईच अदर एंड या परफॉर्म द स्माइल, वो मुस्कुराते थे, वो गाते थे, वो हर लाइन एक दूसरे को देख के बोलते थे। लगता था यार कुछ तो इनमें केमिस्ट्री अलग है। वो अलग होता था, वो वक्त दौर अलग था। अभी सब कुछ इतना मतलब डिजिटल हो गया, टेक्नोलॉजिकली एवरीथिंग इज वेरी पॉलिश्ड। लेकिन तब रेजोल्यूशन कम था, लेकिन इमोशन बहुत ज्यादा था। और आपका फिल्म इंडस्ट्री में आना बहुत एक्सीडेंटल है क्या? हाँ, बहुत ही एक्सीडेंटल। मैं जब पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि कुछ बहुत एकदम सीरियस मीटिंग के बाद हो गया कि, एंड यू नो आल्सो देव जैसे एक्टर वाज अ क्रेज इन बंगाल, ठीक है? एक ऐसे म्यूजिक कंपोजर को हायर करता है जिसका एक बैकग्राउंड आरजे में था, बट यू हैड नॉट कंपोज्ड बिफोर दैट। व्हाट वाज दैट रिस्क फॉर अ प्रोड्यूसर और अ डायरेक्टर और द ऑर्गेनाइजेशन कि आप ऐसे किसी को हायर करो तो अनटिल एंड अनलेस किसी पे का विश्वास हो या नहीं हो तो वो नहीं हायर करेगा। तो व्हाट वाज दैट स्टोरी दैट हैपेंड? आई डोंट नो, कुछ रेडियो का ही था। सुबह को मुझे नींद से जगा के बोला गया था कि तुम आओ, रेडियो का प्रमोशन है, एक म्यूजिकल सेगमेंट है, तुम नहीं आओगे तो कौन करेगा, म्यूजिकल सेगमेंट तुम ही करना। मैं बोला यार कल रात को बहुत लेट से आया तो मैं नहीं जा रहा था, तो मुझे कहा नहीं तुम आओ प्लीज प्लीज प्लीज, ये कर दो, क्योंकि बाकी सब सॉर्टेड है, देव का फिल्म का प्रमोशन है। और चलो ठीक है, देव को इतने साल से जानते हैं तो उसका फिल्म का प्रमोशन है, सबका सुपरस्टार ऑफ बंगाल, और चलो ठीक है, इसके लिए एफर्ट बनता है। तो मैं गया तो कहते कि 10 मिनट में आ रहे हैं। तो मैंने बोला यार पैरोडी वगैरह में मेरा दिमाग नहीं चलता, मैं ओरिजिनल कुछ बना देता हूँ इस वर्ड को लेके। तो वही शब्द को लेके, पासवर्ड उनका फिल्म था, प्रमोशन था, तो गाना बना दिया। तो गाना फिर उसको जब लाइव हमने गाया प्रमोशनल एक वीडियो के लिए, तो कहते ये गाना किसने बनाया? तो सबने कहा नील ने बनाया। बोले नील गाना भी बनाता है, इतने साल से मैं जानता हूँ, ये गाना उसने बनाया? तो हाँ। ये गाना मुझे देगा? बोले ले लो आप। उसको फिर लगा कि ये बंदा, अगर ये गाना पता नहीं, फर्स्ट टाइम किसी ने, इससे पहले भी बहुतों के लिए गाने गाए थे रेडियो में, प्रमोशंस में वगैरह वगैरह, लेकिन सिर्फ वो था देव जिसको लगा कि ये अगर ये गाना बना सकता तो ये और गाने भी बना सकता। उसके बाद फिर नेक्स्ट फिल्म की जब तैयारी हुई, 2 महीने बाद कॉल आया था। मुझे लगा भूल गया होगा, चलो ठीक है, जो हो गया हो गया, अपनी जिंदगी चल रही है। तो फिर उसने बुलाया, कुछ नया, वो फ्रेशनेस चाह रहे थे नई फिल्म में, पोस्ट कोविड, सॉरी तब कोविड आया भी नहीं था, कोविड से पहले की बात है, लेकिन फिल्म रिलीज कोविड के बाद हुई, बीच में पूरा एक गैप सा था। तो फिर देव ने बोला, डायरेक्टर को बोला, डायरेक्टर मुझसे मिला, डायरेक्टर बोल रहा है कि मुझे तो यही चाहिए। तो देव ने बोला क्या तूने और गाने सुना दिए उसको? मैं तो एक गाने के लिए भेजा था। क्या सुनाया? सुना तो मैंने उसको भी सुनाया। तो कहते यार पूरी फिल्म तेरी, तू कर। तो मतलब कुछ उसे लगा, आई वाज सो ग्लैड, आई वाज ग्रेटफुल कि उसको दिखा मुझ में। मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मुझसे पूछा भी नहीं था, मुझे बीजीएम भी करने बोल दिया गया, बैकग्राउंड स्कोरिंग। मैं बोला या तो मुझे बैकग्राउंड स्कोरिंग का भी काम दे दिया। मैंने बोला यार कभी नहीं किया, लेकिन करके मुझे लगा यार मैं तो बैकग्राउंड स्कोर, मतलब गानों से बेटर, ये इससे बेटर करता हूँ मैं, मजा आ गया मुझे। तो करते करते फिर वो आया, किशमिश आया, किशमिश के बाद फिर काचर मानुष, देन दिलखुश आया, फिर बागाजुद्दीन, बूमरैंग, चलते रहे खदान। मोस्ट ऑफ माय फिल्म्स आर विद देव बिकॉज ही हैज ट्रस्टेड मी मोर। ऐसा नहीं है कि मैं किसी और के साथ काम नहीं, जीत के साथ भी काम किया हूँ, एसवीएफ की भी कुछ फिल्में मैंने की हैं, दिलखुश वगैरह। तो काम करना है, लेकिन अभी सबको लगता है कि ये देव के साथ, अब देव हर साल मुझे फिल्म देता है, बाकी कोई भी देगा मैं करूंगा, क्यों नहीं, व्हाई नॉट। नाइस। बट एक गाना जो आपका बहुत पसंद है मुझे, मैं 2 गाने खास करके, एक तो मैं बहुत लूप में सुनती हूँ, तब जब रिलीज हुआ था, गाड़ी घोड़ाते जब चाकटा लागे, तो आई वांट टू लिसन टू दैट सॉन्ग। ये बहुत दार्शनिक सॉन्ग है लाइफ के बारे में। हाँ, ये गाना एक्चुअली था कि पहले कहा गया था यहाँ पे कि कुछ इंस्पायरिंग कुछ गाना चाहिए। वो मोमेंट था जब वो फिल्म में नौकरी ढूंढ रहा था, जिंदगी को टर्न अराउंड करने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने बोला कि ये हर कोई इसमें इंस्पिरेशनल गाना ही डालेगा, हम कुछ अलग कर सकते हैं। तो उसने बोला क्या अलग करना चाहता है? तो मैंने बोला कि सो मैंने बोला कि
जिंदगी में सच कोई नहीं बोलता है, हाँ तो सीधा मुंह पे बोलते हैं, सच बोलते हैं और कहीं ना कहीं जाके रियलिटी चेक देते हैं लोगों को। देन आई रोट दिस सॉन्ग। राइट सो গাড়ি গড়াতে যেমন চাকা লাগে, গাড়ি গড়াতে যেমন চাকা লাগে, কলিযুগে বাঁচতে গেলে টাকা লাগে, কলিযুগে বাঁচতে গেলে টাকা লাগে। ঘুম ভেঙে চললো বলা, ঘুম ভেঙে চললো ভোলা, নিয়ে রুজি রুটির ঝোলা, কাজু হতে চললো ছোলা, ফকিরিতে পেটে বড় ছ্যাঁকা লাগে, কলিযুগে বাঁচতে গেলে টাকা লাগে, কলিযুগে বাঁচতে গেলে টাকা লাগে, আর যতই ভরো ততই পকেট ফাঁকা লাগে, যত ভরো ততই পকেট ফাঁকা লাগে, কলিযুগে বাঁচতে গেলে টাকা লাগে। ये आई लव द लिरिक्स, आई लव द लिरिक्स। और वैसे करते करते आपका जो सफर रहा है कितना इवॉल्व हुआ है जब आपने स्टार्ट किया म्यूजिक बनाना? और काफी मतलब इवॉल्व तो हर बार हो रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी की तरह, म्यूजिक भी ना, अंडरस्टैंडिंग भी हर वो वक्त के साथ साथ वो चलती रहती है। आप एक तरीके से देखते हो चीजों को, फिर आपका नजरिया बदलता है, कुछ नया जानते हो तो आपको फिर अलग तरीके से सोचने का मन करता है। सो म्यूजिक कभी मोनोटोनस हो ही नहीं सकती। कोई भी क्रिएटिव आर्ट, अगर आपको प्यार है उस चीज से, तो आपके जॉब में वो कभी मोनोटोनस हो ही नहीं सकती। आप इवॉल्व कॉन्स्टेंटली करोगे। और एवोल्यूशन की बात होता है, आप एक्सपेरिमेंट भी बहुत करते हैं। हाँ, ये जो गाना है कि तुम ही नंदिनी, जिस 1970 सॉन्ग, हाँ, एंड यू मेड इट श्योर कि मन्ना साहब का गाना और उनकी आवाज उसमें रहे, विच इज ऑफ कोर्स हेरिटेज ना, वो सब तो हमारे लिए तो हेरिटेज ही है। तो उसको इस ट्यून में जो नए बीट्स है, उनका ही म्यूजिक क्यों घुसाना, उनकी आवाज क्यों घुसानी थी? क्योंकि कोई भी नया सिंगर गा सकता था। कोई भी नया सिंगर गा सकता था। इसके पहले भी कवर्स हुए हैं, नए सिंगर्स गाए भी हैं, शान ने भी गाया है। लेकिन एक चीज है ना कि मुझे लगता है कि कुछ गानों से छेड़खानी करनी नहीं चाहिए। ओके। कुछ आवाजें मुझे लगता है आप रीमेक करो, आप गाने को नए अंदाज में प्रेजेंट करो, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सोल सही रखना उसका। मेरे हिसाब से, मेरे पर्सपेक्टिव में, इस गाने का सोल इज मन्ना दे हिमसेल्फ, ऑल्सो द कंपोजर्स, बट मन्ना दे साहब का जो आवाज है, जो गायकी है, भाई एक आदमी किस किस तरीके के गाने गाते हैं और ये गाने भी गाते हैं, मतलब वो हर चीज कर सकते थे। ही वाज सो लर्नेड येट सो वर्सेटाइल। सो अब वो उसमें घुसेंगे तो उसमें तो बातें चलती रहेंगी, लेकिन मुझे लगा ये रखना चाहिए, तो मैंने बोला यार करते हैं इसको। आज के जमाने में जब हमारे पास टेक्नोलॉजी है, अगर हमारे पास, हम कर सकते हैं, व्हाई नॉट। तो हमने, लेकिन बहुत कोई इसे अच्छे से नहीं लेते, कहते हैं कि आप उसको डाइल्यूट कर देते हो। नहीं, अब देखिए, अगर सबको खुश करना होता तो आइसक्रीम बेचते। हम उसमें भी हर कोई खुश नहीं उसमें भी नहीं होता है, फ्लेवर अलग अलग होते हैं। गाने बना रहे, हर कोई खुश नहीं होगा, तो हमें पता है इट इज अ विजन। इट्स अगर आप सब दुनिया के सबसे बड़े डायरेक्टर की बात कर लो, आप चाहे आप जेम्स कैमरून की बातें कर लो, आप स्पीलबर्ग की बात कर लो, आप नोलन की बात कर लें, कोई ना कोई आपको मिल जाएगा जो उसमें खामियां ढूंढ लेगा उनकी पिक्चर में। नहीं इसमें ना ये सही नहीं था, नहीं इसमें वो सही नहीं था। हर कोई खुश नहीं होगा। आपको मतलब अगर खुश करना है सच में, आप कुछ और कीजिए, आप कुछ और बनाइए, कुछ और कीजिए। आपको आर्ट की फील्ड में आना है तो आपको ये समझ लेना होगा कि आर्ट ना सही बुरा नहीं होता। आर्ट सही बुरा कभी होता ही नहीं है। आर्ट पसंद नापसंद का होता है। मतलब हर किसी का पसंद अलग होता है, हर किसी का नापसंद अलग होता है। इट इज जस्ट अबाउट आई लाइक इट, आई डोंट लाइक इट। आपको पसंद है आप सुनिए, या तो नहीं पसंद है कोई बात नहीं, और आर्टिस्ट है जो आपको पसंद है आप उसे सुनिए। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मेरी आर्ट गलत है या वो बुरा है, अच्छा नहीं है, बुरा नहीं, आपको पसंद नहीं है, इट्स ओके, आई वुड रिस्पेक्ट दैट। और सबसे बड़ी बात तो सोशल मीडिया पे आजकल ये कैंसिल कल्चर बहुत ज्यादा हो गया कि कोई पसंद नहीं है तो बुरा है, उसको पर्सनल अटैक करो। नहीं, इनका भी दोष नहीं है। एक्चुअली लोगों के लिए भी मैं समझता हूँ कि वो हर कोई अपनी जिंदगी में इतना सब कुछ फेस कर रहा है, प्रोफेशनली, आजकल पर्सनली आजकल के जमाने में रिश्तों को टिकाना सबसे बड़ा चैलेंज है। आज के जमाने शादी को टिकाना, रिश्तों को टिकाना, बिकॉज आंखों के सामने डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ऑप्शन बहुत ज्यादा है। आप इनफैक्ट पहले क्या होता था, कोई आपको पसंद है तो आपको कोई एक पसंद आई, आप उसके लिए चिट्ठियां लिख रहे हैं, आप उसको
स्टॉक भी अगर आजकल के जमाने में कहते हैं तो आप उसके घर के पास खड़े हैं, शायद आज वो उसे लोग स्टॉक कहेंगे, पहले हम कहते थे भाई प्यार में एफर्ट ले रहा है कि जा रहा है, देख रहा है, चिट्ठी किसी से भेज रहा है, भिजवा रहा है, उसको दे रहा है, वो एफर्ट लगा रहा है। और यहाँ एफर्ट आज के जमाने में लोग देते हैं एक साथ 10 को स्वाइप राइट करके, कि भाई मछली पकड़ने की तरह है, आप 10 राइट स्वाइप कर दो, जो मछली आई वो अपनी, जो फंस जाए। तो थिंग्स हैव चेंज्ड, इट्स वेरी इजीली अवेलेबल नाउ, वेरी है इजीली। ना? तब की जो जावेद अख्तर साहब भी बोलते हैं कि वो जो डिस्टेंस होता था ना, हाँ। वही खूबसूरती थी। वही तो खूबसूरत। अब तो एक्सेसिबल है सारा कुछ एक साथ, तो ये शायद कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स में इफेक्ट करता है। हाँ, रिलेशनशिप में ये भी इफेक्ट करता है, और डिल्यूजनल सबसे आज के जमाने का अगर कुछ अवेलेबल वर्ड है वो डिल्यूजनल। हर कोई अपनी रियलिटी में जी रहा है, एंड दैट्स फाइन। वो कहीं ना कहीं जाकर, बिकॉज लोग इतना ज्यादा तंग आ जाए, बिकॉज सी द ह्यूमन, हमें हमें एक तरीके से जिंदगी बिताने के लिए बनाया गया था, लेकिन हम इतना बदलाव देख रहे हो, आपकी जनरेशन, हमारी जनरेशन स्पेशली, हमने इतना बदलाव देखा है। हमने पोस्टमास्टर भी देखा है, हमने फ्लॉपी भी देखी है, हमने कैसेट भी देखा है, हमने विनाइल भी देखा है, सारा एवोल्यूशन देखा है, पूरा एवोल्यूशन देखा है। अब तो, पहले क्या होता था कि किसी को इंप्रेस करना है तो उसके गाने रिकॉर्ड कराते थे कैसेट में, ब्लैंक कैसेट में D60 D90, यस मेल ट्रैक है, हाँ मेल ट्रैक, तो उसमें रिकॉर्ड करा के हम्म, प्यार से लिख के थोड़ा सा कुछ ड्रॉ करके आपके फेवरेट गाने देते थे। और आजकल क्या है, गाने ऐड करो, ये प्लेलिस्ट तुम्हारे लिए, घर बैठे सब कुछ आसान हो गया, एफर्ट कम हो गया लोगों का। अरे कैसेट में तो आप बतौर चूज करते थे, हाँ, विच कुड कन्वे योर फीलिंग्स, यू नो। तो आप जब सुनते तो लगता था अच्छा ये वही बोल रहा है या बोल रही है। दैट वाज सो ब्यूटीफुल। बट म्यूजिक में, बिकॉज यू नो लव एंड म्यूजिक गोज हैंड इन हैंड, ठीक है, खास करके हमारी इंडस्ट्री में। आप इंस्पिरेशन किससे लेते हैं व्हेन इट कम्स टू म्यूजिक? म्यूजिक, अगर इंस्पिरेशन की बात करें, बहुत इंस्पिरेशन है। मैं A.R. रहमान का बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं प्रीतम दा का भी बहुत बड़ा फैन हूँ। मेरे हिसाब से यू नो बोथ आर वेरी नीडेड। किसी भी इंडस्ट्री में कोई भी स्वर्ण युग जिसे कहा जाता है, कोई एक कंपोजर नहीं होता जो लाता है, कहीं स्तंभ होते हैं, 4-5 स्तंभ होते हैं। अगर आप बंगाली इंडस्ट्री के स्वर्ण युग की बात कर लें, आप वहां पे हेमंतो भी थे, वहां पे सुदीन दासगुप्ता भी थे, वहां सलिल चौधरी भी थे, तो यहाँ मल्टीपल कंपोजर्स थे जिन्होंने मिलके स्वर्ण युग वो लाए थे। आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बात कर लीजिए, यहाँ पे प्रीतम दा है, A.R. रहमान साहब है, अमित त्रिवेदी है, आजकल के जमाने में सचिन जिगर है। तो अ लॉट ऑफ पिलर्स आते हैं जिसपे एक इंडस्ट्री थ्राइव करती है। A.R. रहमान जैसा स्पिरिचुअल कंपोजर मुझे नहीं लगता इंडस्ट्री में कभी आया था। हाउ डू यू डिफाइन स्पिरिचुअल कंपोजर? इट्स मेरे हिसाब से समवेयर ही इज स्पिरिचुअली वेरी कनेक्टेड टू हिज आर्ट। ओके। अगर मैं देखता हूं तो, क्योंकि उनकी म्यूजिक में एक फ्लो है नदी की तरह, वो अपने ही कहीं, मुझे लग रहा है यहाँ से वो कहाँ मुड़ेंगे, तो उनकी म्यूजिक में होता है कि यहाँ से वो मुड़ेंगे कहाँ, यहाँ से अच्छा यहाँ वो चले गए। तो ये जो प्रेडिक्टेबिलिटी, अनप्रेडिक्टेबिलिटी, पॉलीरिदम लेके खेलना, तो ही इज लिविंग इन एन ओन स्पिरिचुअल वर्ल्ड जहां से वो बनाते हैं म्यूजिक। मुझे ये लगता है, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, वो भी इतना नहीं सोचते होंगे। अरे he has guided you in a project? No, he has not guided me. There was a common connection कि A.R. रहमान साहब ने एक ऑर्केस्ट्रा बनाया था, जो वायलिन काइंड ऑफ यू नो स्ट्रिंग एंसेंबल एक बनाया था, बच्चों को तैयार किया था। तो कई सालों तक वो बच्चे जब तक बड़े हुए, वो सिर्फ उनके लिए ही बजाते थे। तो उसके बाद पिछले 1-2 साल में उनको रहमान साहब ने कहा अब तुम किसी के लिए भी बजाओ। तो फिर उसके बाद नाउ चेन्नई स्ट्रिंग्स भी है, तो ये सनशाइन ऑर्केस्ट्रा है। नाउ सनशाइन ऑर्केस्ट्रा प्लेस फॉर एवरीबॉडी। वो अनिरुद्ध के लिए भी बजाते हैं, मेरे लिए भी। साथ में काम चल रहा था, लास्ट डे अनिरुद्ध का काम चल रहा था, एंड देन नेक्स्ट डे हमारा बागा जुतीन का टेक था, तो बागा जुतीन में उन्होंने बजाया। सो चल रहा था, एंड देन रहमान साहब का भी अगले दिन रिकॉर्डिंग था, सो चेन्नई में जाके करना पड़ा था। सो हाँ, वो एक कनेक्शन था। रहमान साहब इज लाइक दैट, बट प्रीतम दा इज द मोस्ट नीडेड एंड म्यूजिकली करेक्ट कंपोजर फॉर लाइक कंट्री। हमारे इंडिया जैसे देश में बॉलीवुड के लिए प्रीतम दा जैसा वर्सेटाइल और सटीक हमारे मास ऑडियंस के लिए और कोई नहीं है। बट यार प्रीतम दा का है, यू नो, आई आल्सो लव हिज म्यूजिक, बट लोग कहते हैं कि वो इंस्पायर बहुत होते हैं दूसरी जगहों के गानों से, जो बात पहले भी होता होते थे है कि ओके अच्छा ये तो वेस्टर्न क्लासिकल या यू नो पश्चिम के गाने थे, तो बहुत ही आरोप लगता है उन पे। ठीक है, तो कई गाने तो रविंद्रनाथ टैगोर के भी इंस्पायर्ड हैं फ्रॉम स्कॉटिश म्यूजिक वगैरह वगैरह। एंड इंस्पिरेशनल आर्ट ऑलवेज इंस्पायर्स आर्ट।
हाँ, एंड उसमें दिक्कत तो नहीं है, कहीं आप पूरा लिफ्ट कर लेते हो, वो हाँ। प्लेगरिज्म है, वो अलग है। हम्म, एंड पहले के जमाने में तो होता था म्यूजिक, अब देखिए अब पता चल कंपोजर्स जाता है। पता चल जाता है। एंड कंपोजर्स का क्या है ना कि ये समझना चाहिए कि हर कंपोजर, हर गाय हमेशा दूध तो नहीं देती है। हाँ, दूध तो हमेशा नहीं आता ना, तो आपको इंतजार करना पड़ता है। लेकिन अगर आप एक फील्ड में काम करना स्टार्ट कर देते हो, अगर आप एक फील्ड में आप रेगुलर काम कर रहे हो, आपका नाम अच्छा चल रहा है, आपका काम अच्छा चल रहा है, आपको लोग पसंद कर रहे हैं, तो फिल्म में आपको अब काम को आप ना नहीं कर सकते। यू आर नॉट इन द माइंड स्पेस टू कंपोज समथिंग न्यू। ब्लॉक, जैसे राइटर्स ब्लॉक होता है, वैसे कंपोजर्स का भी अपना होता है कि कुछ निकल नहीं रहा। जैसे बागाजुद्दीन जैसे फिल्म करने के बाद मेरे लिए बहुत मुश्किल था दूसरे किसी फिल्म का म्यूजिक करना फॉर फ्यू मंथ्स। मेरा देव का झगड़ा होता था कि नहीं स्विच ऑफ कर, मूड चेंज कर। मैं बोला मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं घुस चुका हूँ उसमें, मैं इतनी बुरी तरीके से घुस चुका हूँ, इमोशनली इतना इन्वेस्टेड हो गया हूँ इस फिल्म में कि मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है कि मैं किसी और के लिए काम करूं। अभी थोड़ा मुझे टाइम दीजिए। मुझे 3-4 महीने लगे थे वहां से बाहर निकल के, देन मैं किसी और साउंडस्केप या किसी और फिल्म में मैं काम करने के लिए तैयार हुआ था। बट इंस्पायर तो क्या होता कि वैसे गाना नहीं निकल रहा है तो अभी जल्दी डेडलाइन है, गाना देना है, तो क्या करते हैं, कुछ एक सुन लिया, वहां से आ गया, बैठा दिया। जैसे तो रेफरेंस पॉइंट में कुछ लोग, हाँ मैं नहीं करता क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ, मुझे लगता है कि आई एम रेडी टू बी मोनोटोनस। कोई अगर बोलेगा कि भाई ये बंदा मोनोटोनस है, मेरे को चलेगा, लेकिन कोई ये नहीं बोले कि ये किसी और की तरह सुनने में लग रहा है। बिकॉज मेरे पूरी टीम को मैंने बोला हुआ है, मेरी जितने भी टीममेट्स है, मैंने सबको बोला कि कोई भी गाना मैं बना के सुनाता हूँ, हमेशा दिमाग में नहीं बैठता कि सबकॉन्शियसली कोई गाने का इंस्पिरेशन आ गया। किसी भी गाने में अगर किसी भी गाने का कुछ भी तुम्हें सुनाई दे तो तुम मुझे बोलना, मैं तुरंत उसे चेंज करता हूँ। ग्रेट। तो आप अभी रहमान साहब का, मैं आपको कहूंगी कि ट्रैक्स बहुत चल रही है, हाँ, बट वन सॉन्ग दैट इंस्पायर्स यू, अगर रहमान साहब का अगर कुछ है, बिकॉज़ यू सो इंस्पायर्ड बाय देम। आई लव रहमान साहब्स, यू नो, इनफैक्ट मुझे तो दिल बेचारा के गाने भी अच्छे लगे थे। सबने कहा था कि नहीं बिकॉज मेरे को लगता है ये जर्नी है, हर इंसान बदलता है, उसका म्यूजिक भी बदलता है, इवॉल्व करता है। मैं वापस आऊंगा के भी ट्रैक्स अच्छे हैं। आप अगर कह लो कि चमकीला में क्या क्या अमेजिंग, But मतलब that was a different treatment, right? अमेजिंग, For अलग that अलग time, ही। for that culture, वो अलग चीज है। बट प्रीतम दा के कौन सा गाना आपको पसंद है? बहुत गाने, मतलब कोई एक पर्टिकुलर गाना बोले। अरे ऐसा कि एक हाँ गाना पसंद है ऐसा आपका नहीं, हाँ मतलब आप इंस्पिरेशन हर जगह से लेते हैं। हाँ, इंस्पिरेशन अगर लेना है तो देखिए वो तो विदेशी गाने भी है, बहुत सारे गाने हैं। एंड इनफैक्ट आजकल के जमाने में ना आपको अपनी लाइब्रेरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप कितना उसको अपडेट करते रहते हो। बिकॉज योर इज कंपटीशन एज सच कंपोजर्स में है नहीं, बट रादर, मैं कंपटीशन इज अ बैड वर्ड, मैं रादर कहूंगा कि आपको सच में अपडेटेड रहना है, क्योंकि लोग क्या क्या सुन रहे हैं। अगर लोगों के कान में अभी ईडीएम ज्यादा बज रहा है तो आपको कहीं ना कहीं जाके उनके कानों को जर्क नहीं लगाना है। जैसे सिंपल सी बात है, रहमान साहब ने जब वो इंडस्ट्री में आए थे, उनको पता था उनकी म्यूजिक थोड़ी अलग है, तो लोग इसको कैसा लेंगे इज अ क्वेश्चन। तो उन्होंने वही सिंगर्स से गवाया था। आप रंगीला की बात कर लीजिए, जब उन्होंने वही सिंगर से गवाया था जिनकी आवाज लोगों के कान में सेट है। स्मार्ट मूव में उदित नारायण, यहाँ पे आशा भोसले जी, सो इन सब से ही गवाया था कि लोगों के कान में गाने तो अपने फेवरेट सिंगर्स के बज रहे हैं, लेकिन म्यूजिशियन को पता चला पीछे म्यूजिक कुछ और ही बज रहा है, भाई ये तो कुछ नया बज रहा है। मतलब वही आवाज, लेकिन हाँ, ट्रीटमेंट उसका अलग है। और आई अलग थिंक है। इसी में आशा जी ने कहा था कि उन्होंने फोन में रिकॉर्डिंग की थी कि ये गाना है, आप थोड़ा गा दीजिए। उन्होंने बोला कि अरे ये तो मैंने फोन में गाया। उनको तो आदत थी कि ऑर्केस्ट्रा के साथ स्टूडियो में गाने का। तो ये देखिए नहीं, इतना ही हो गया। तो आई थिंक ये जो टेक आया है, आई थिंक ये रहमान साहब का इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ह्यूज, रहमान साहब एक्चुअली कंट्रीब्यूटर की, भाई कंप्यूटर में बैठ के आप कंप्लीट कर सकते हो। हाँ हाँ। ही एक्चुअली शोड द इंडस्ट्री। बट टेल मी समथिंग वेरी हाँ, ऑनेस्टली, हाँ। डू यू यूज ऑटो ट्यून फॉर सम सिंगर्स? Auto tune is needed for every singer. Is it? Even Sonu Nigam needs auto tune. Why? I'll tell you why. Auto tune is not just for कि आपको गाना सुर में लाना है। हाँ। क्या होता था पहले जमाने में, जो इंस्ट्रूमेंट्स आसपास बजते थे, ठीक है, हर इंस्ट्रूमेंट एकदम टान 440 पे जो है, वहाँ वो 440 हर्ट्ज पे ट्यून नहीं रहता था। मैजिक वही होता था कि थोड़ा थोड़ा कुछ बाया, थोड़ा कुछ डाया, ऐसा ट्यून रहता था। तो उसमें देखिएगा सिंगर्स, ऐसा नहीं है कि हर सिंगर तब पूरे सुर में मतलब 440 पे ही गा रहे, ऐसा नहीं था। सिंस the म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स अराउंड वो भी थोड़ा इधर उधर थे, तो बीच में आवाज ना सब मिला के अच्छा सुनाई देता था। कोरस कभी बेसुरा नहीं होता।
आप अच्छा, आप हाँ, हाँ, आप हाँ, आप आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, हम्म, सिंगल कोई गाना गा दे, होता है। सुर पकड़ा जाएगा, हम्म, कोरस में सब गा दे, सारे सुरीले। हाँ, ये तो मैंने कभी रियलाइज हाँ, नहीं किया। करेक्ट। तो अगर आप इस नजरिए से देखें, कोरस कभी बेसुरा नहीं होता। सो बात वही है कि अभी म्यूजिक तब अलग होता था, और आज के जमाने में जब सारे वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स या मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स ट्यूनर्स आ गए, इतना सब कुछ, हर चीज 440 पे ट्यून्ड है, हाँ, तो वोकल ना थोड़ा इधर उधर, अब ये तो एक ऑर्गेनिक ऑफ कोर्स, है ना, हाँ, तो यहाँ आप कुछ कर नहीं सकते, ये थोड़ा इधर उधर जाएगा ही, तो उसको वो टेक्सचर सही जगह लाने के लिए इट्स नीडेड। अच्छा, ऑटो ट्यून जो है, ये नहीं है कि बेसुरे सिर्फ सिंगर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और आज के जमाने में जब आपको वोकल टेक्सचर आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो वोकल टेक्सचर आपका जो है लोगों के सामने अलग आपको साउंड कराएगा, यूनिक साउंड कराएगा, अगर आपको उस टेक्सचर को कहीं ना कहीं जाके उसको अकोमोडेट करना है गाने के अंदर, तो आपको ऑटो ट्यून का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बिकॉज हर वो टेक्सचर वाला बंदा सुरीला शायद हो या बहुत ज्यादा क्लासिकली ट्रेंड हो, ऐसा तो नहीं है। टॉकिंग अबाउट सोनू, हाँ। माय फेवरेट, हाँ। ठीक है, एंड यू हैव डायरेक्टेड हिम, कैसा था एक्सपीरियंस? और मैं सच कन्फेशन करूं, मैंने पता नहीं शायद आपको मैसेज भी किया था तब, मेरे आंखों से पानी निकला था जब मैंने फर्स्ट टाइम वो मुक्ति गाना दाव। सुना था। हाँ, सो आई वुड वांट टू लिसन इट फ्रॉम यू, ओके। एंड ऑफ कोर्स सोनू तो सोनू है हमारे बीच नहीं, में। बट ऑनेस्टली सोनू निगम को ऑटो ट्यून की कोई जरूरत नहीं है, हाँ, of वो course. ऐसे ही काफी है, मतलब अगर हाँ, वो यूज किया था ना टेक्सचर के लिए, of course, क्योंकि उसका जो बेसिक है वो, अदरवाइज ही डज नॉट नीड इट, of ही डज course नॉट he नीड doesn't, इट। हाँ. अरिजीत, सोनू, सोनू जी, सोनू भैया मैं कहता हूँ, मतलब बहुत अलग ही किस्म के इंसान है। फर्स्ट रिकॉर्डिंग ये गाना जब रिकॉर्ड हमने किया था, तो ये गाना हमने रिकॉर्ड किया था अपने ऑनलाइन ही किया था, कि तब मेरा बैकग्राउंड स्कोर का काम चल But रहा I था। saw the video where he was recording. I mean, I don't know if it was done later. हाँ, नहीं मतलब वो कहा। ट्रेलर या प्रोमो में हाँ, he नहीं, was saying वो it. बाद में, वो अच्छा, वो just जब for the promo. एक छोटा पैच करने वो गए थे, छोटा पैच डबिंग करने गए थे, तब। हाँ, Okay, okay. वो पहले रिकॉर्डिंग के टाइम पे डिस्टर्ब नहीं करता है, बाद में अच्छा. हम लोग एक रन थ्रू करते हैं, Of तब course. रिकॉर्डिंग हो जाता है वो। Okay, okay. हाँ, that song. আমি বেমানা কেন থাকবো যুক্তি দাও, যদি ভালোবাসো আমায় মুক্তি দাও, যদি ভালোবাসো আমায় মুক্তি দাও, আমার শিকড় হাজার ঝড়ের হাল ছেড়েছে মাটি, মালির জমি কম পড়েছে কাঠুরিয়া ডাকি, ইচ্ছেরা খড় খড়ে ছড়ে গেছে মন, কাছের মানুষ হাজার তবু হাতে গোনা ফোন, যেতে দাও এবার, ব্যথা বাড়তে কেন দাও, যদি ভালোবাসো আমায় মুক্তি দাও, যদি ভালোই বাসো আমায় মুক্তি দাও, যদি ভালোবাসো আমায় মুক্তি দাও। Beautiful, beautiful. And of course, Sonu Ji's voice, and is it true that he did not charge fees for this song? He initially did, so मतलब इनिशियली तो मैनेजर से बात होती है, ही क्रिएटिव पीपल डोंट टॉक अबाउट मनी एंड ऑल दैट, सो मैनेजर ने प्रोडक्शन हाउस से बात कर ली थी, मैं सोनू भैया से मैम क्रिएटिवली जो बात चल रही थी, तो हमने वीडियो कॉल पे, हमारे फर्स्ट टाइम ही सॉन्ग, आई सॉ हिम फॉर द फर्स्ट टाइम एज अ कंपोजर एंड ऑल दैट, सो देन व्हाट हैपेंड, हमने जो है रिकॉर्डिंग स्टार्ट की। पहले रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले उन्होंने बोला कि गाने की लिरिक्स क्या है, नहीं कहा कि गाना पहले सुनते हैं, तो हमने पहले गाना सुनना स्टार्ट किया, सो गाना चला, मैं वेट कर रहा था गाना खत्म होगा, मैं पूछूंगा सर कैसा लगा आपको, तो गाना खत्म होते ही मैंने कुछ बोलने से पहले ही उन्होंने कहा कि तुम मुझे लिरिक्स समझाओ, उनकी आंखों में पानी थी एक्चुअली, हाँ, वो रो रहे थे, मैंने बोला गलती होगी मुझसे, क्या हो गया, तो कहते हैं कि ये कुछ अलग ही गाना बना है, तुम मुझे समझाओ, तो लिरिक्स मैं बोला, तो उन्होंने लिखा, बोला मुझे 5-10 मिनट टाइम दो, ही वेंट आउट, पहले गाना आने
फिर उन्होंने ट्राई किया गाना गाना, गला उनका भर आ रहा था। उन्होंने कहा कि मुझे और थोड़ा टाइम दो। वो बाहर तो वो जो मैनेजर है सायरा, बहुत अच्छी है वो कहती है निलान आप रुकिए, मैं थोड़ा बाहर देख के आती। मैं बोला कि सब ठीक था? बोला हाँ, इज टू मूव्ड, इज एन इमोशनल पर्सन। सो फिर वो अंदर आए, आके उन्होंने कहा कि सारे लाइट्स ऑफ कर दो, मुझे कैंडल ला के दो। तो फिर जाके ये प्रीतम दा का ये जो कनेक्टेड स्टूडियो है वहाँ पे रिकॉर्डिंग चल बॉम्बे रही में। थी। हाँ, तो फिर वहाँ पे वो कह रहे कि भाई हम कहाँ से कैंडल लाइट स्टूडियो में तो कुछ भी लाओ, डिम लाइट लाओ, मुझे इतनी लाइट्स पसंद नहीं। तो फिर वो डिम लाइट की गई, तो मैं सिर्फ सुन रहा था, अंधेरा ही दिख रहा था मुझे स्क्रीन पर, मैं सिर्फ सुन रहा था और गा रहे थे। और क्या गा रहे थे, और क्योंकि इतना वो घुस चुके थे अंदर। तो अगले दिन क्या हुआ, मैंने लगा बाकी फॉर्मेलिटी अपने अपने सब कर लेंगे। अगले दिन मुझे देव फोन करके बोलता है क्या किया तुमने? मैंने बोला मैंने क्या किया? तो कहा कि अरे उनके मैनेजर ने पैसा वापस भेज दिया। मैंने बोला क्यों? तो उन्होंने कहा कि मुझे इस गाने के लिए एक पैसा नहीं चाहिए, ये गाना बहुत पसंद आया मुझे, मैं इसका एक पैसा भी नहीं लूंगा। एंड दैट एग्जैक्टली इज व्हाट हैपेंड। फिर अगली बार जब हम गए रिकॉर्डिंग के लिए, 3 फिल्मों में साथ में हमने काम किया है मैंने, सोनू जी सोनू भैया ने। तो फिर मैं जब बॉम्बे गया रिकॉर्डिंग के लिए, बोले, वाह वक्त मिला तुम्हें आने का। मैं बोला नहीं भैया ऐसा नहीं है, वहाँ पे छोटी इंडस्ट्री है, काम कर रहे हैं सब साथ में मिलके, तो बीजीएम का भी काम रहता है, तो इस बार आ गया। बोला चलो अच्छा है, अच्छा हुआ। तो पहले गाना कि पहले खाना? तो मैंने बोला कि खाना खा लेते। तो बोले थोड़ा मुसलमानी खाना खाया जाए, एंड देन वी सैट डाउन। ईद का वक्त चल रहा था, तो हम सब बैठ के थोड़ा सा हमने खाना खाया। खाना वाना खा के फिर उसके बाद हमने, उन्होंने कहा कि अगर तेरी फ्लाइट कल नहीं होती ना तो मैं आज भी नहीं गाता। तो अभी वो हो गया कि नीलायन तो नीलायन रुक जाएगा, वो कोई टेंशन नहीं, अपना भाई है। सो फिर मैंने बोला हाँ फ्लाइट है। उनकी मैनेजर ने कहा था कि भाई उनसे कह देना तुम्हारी रात की फ्लाइट है, अब मेरी अगले दिन सुबह की फ्लाइट नहीं है तो ताकि जल्दी वो कर दे। मैंने ठीक है करके फिर हमने वहाँ गाना गाया। और क्या है ना कि आपको लग रहा है कि स्टूडियो का टाइम जा रहा है, आप खाना खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पर सोनू निगम बीइंग सोनू निगम, वो अंदर गए माइक में, और उनकी एक अटैची है। अच्छा। वो एक अटैची लेके आज भी, उनकी जब से उनकी शुरुआत हुई थी, एक छोटी सी पुरानी अटैची है जिसमें कंपोजर्स की दी हुई पेन है जिससे वो लिखते हैं। ओके। मतलब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, उनकी भी पेन, माँ काली की फोटो है, अलग अलग उनकी स्क्रिप्ट्स हैं, मतलब जो लिखते हैं अपने हाथों से लिखते हैं। लाल लंबी किताब है जिसमें वो लिखते कॉपीज। अभी 19th या 20th रजिस्टर अभी चल रही होगी। 21वीं अभी तो नहीं, इतने दिन में तो 21-22 में पहुंच गए होंगे। तो तब मैं था तो वो 19वीं वो रजिस्टर में वो लिख रहे थे। वो हमेशा लिखते हैं कंपोजर्स नेम, प्रोडक्शन हाउस लिख के पूरा लिरिक्स अपने हाथों से लिखकर, और दूसरे भाषा की अगर अगर लिरिक्स हो तो अपने हिसाब से वो हिंदी में घुमा फिरा के लिखते हैं ताकि प्रोनाउंसिएशन सही रहे। 20 मिनट में गाना गा के ये आदमी बाहर आ गया और आके कहते हैं कुछ जल्दी गा दिया मैंने। मतलब मेरा हो गया, मेरा डन है, बहुत अच्छा है ये। तो कहते नहीं मैं एक बार और चाहता हूँ। फिर वो गए, अब वो क्रिटिकल हो रहे थे। मैं बोला मुझे मिल गया भैया, आप छोड़ दो। तो कहते नहीं रे ठीक नहीं है। और वो ऐसे हैं, वो जो मुक्ति दाव ये गाने, इस गाने के साथ इनफैक्ट वो इतना ज्यादा कनेक्ट हो गए थे। मुझे जय में जो में काम करती है शुभश्री बोल के एक लड़की है, प्रीतम दा का जो स्टूडियो, तो जय में जो वो फोन करके बोलती कि मैं आपको सोनू भैया का फाइल भेजती हूँ। मैंने बोला फाइल तो तूने 3 दिन पहले भेज दिया, फिर से क्यों भेज रही है? तो कहते नहीं वो अभी दूसरा एक फिल्म का गाना गाने आए थे, उन्होंने कहा नीलायन वाला सेशन खोलो तो उन्होंने खोल के फिर गाया है। मैंने तो कहा ही नहीं उसको गाने के लिए, मेरा तो ठीक है मैं मैनेज करूँ। उन्होंने कहा नहीं प्रोनाउंसिएशन में अभी प्रॉब्लम है, ही ट्राइड अगेन, आई नेवर सेड। तो इसीलिए ये कुछ सिंगर्स हैं जो पुराने टाइम से वो इतने दिन से गा रहे हैं ना, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी स्टूडियो में अप्रोच ही अलग है। अमित कुमार जी के साथ भी काम किया था, वो भी बैठ के पहले लिखते हैं, वक्त बिताते हैं, समझते हैं। एनी ओल्ड स्कूल थॉट प्रोसेस, आज के सिंगर्स को भी ये ओल्ड स्कूल थॉट प्रोसेस लाना है ताकि वो कंपोजर के साथ वो वक्त बिताए, ताकि वो गाने को और ज्यादा समझे। समझने के बाद जब वो गाने जाएंगे ना, और ज्यादा वो इन्वॉल्व हो चुके हैं गाने में, आसान हो जाता है और ज्यादा सब कुछ मिला के एक हो जाता है। I think pronunciation में ना, I think Sonu ji sits with Shan and they are good friends and they talk about pronunciation, खासकर वाले songs के बारे में।
But this is such beautiful. I think he's a wonderful as a person also. Oh yeah, I personally don't like crowded places. हाँ. But he was performing at Excel. Our team was working. I could have not been there also. But I made it a point कि नहीं ये इंसान है तो मुझे होना ही है चाहे कितनी भी ठंड रहे कितना भी भीड़ रहे. So I wanted to be there and I had the privilege of seeing him or listening to him live. So that is our privilege. But I hope कि और भी गाने ऐसे बनेंगे नील के through. You have also directed Arijit, I guess. Yeah, yeah. So, you know, it's interesting that both are spectacular singers in different phases of this industry. What is the difference between them? ओ डिफरेंस हर सिंगर तो अपनी तरीके से अलग है. मैं अच्छा बुरा ये नहीं बोल नहीं नहीं वो तो हो ही नहीं सकता. फिर वही बात हाँ वेरी डिफरेंट. अरिजीत का अलग है. अरिजीत अपने अब वो अपने ही वो ट्रैवल में रहेगा. वो अपनी जगह से गाएगा. वो स्टूडियो में बिलीवर्स वो नहीं करता है. वो अपने घर पे बैठ के करेगा. वो मार्टिन गैरिक्स भी वहीं जा रहा है. तो कोई हाँ सब आमिर खान भी गए थे. एंड उसको पता चल गया कि मैं जियागंज में रहूंगा. मैं यहीं से करके भेजूंगा. तो वो एंड उसमें क्या होता है ना इसमें एक प्रॉब्लम भी है कि वो अपने टाइम में कब करके भेजेगा आपको नहीं मालूम. 2 महीने 3 महीने कुछ तो मैंने सुना है कि 12 महीने 1 साल पहले गाना भेजा गया था. उसको बोला गया कि अब रिलीज है अब कर दो यार. दूसरे किसी कंपोजर का था तो फिर उन्होंने भेजा एंड गाना फिर रिलीज हुआ. he has a different world. Sonu Nigam is like a very polished. He's like a very sorted singer. उनको पता है वो क्या कर रहे हैं और वो जान के कहाँ जाना है. एवरीथिंग उनको सब कुछ पता है. अरिजीत थोड़ा नोमैड है. वो अपनी दुनिया में वो रहता है. एंड दैट्स व्हाई बोथ रिस्पेक्ट ईच अदर सो मच. सबको पता है कि दोनों की गायकी अव्वल दर्जे की. दोनों में माँ सरस्वती का आशीर्वाद है. लेकिन दोनों के अप्रोच में बहुत अंतर है. अरिजीत का तो ऐसा भी था कि वो गाना मेरे को भेज के बोलता है कि मैंने तुम्हें मेल किया है गाना तुम ना डिलीट कर दो. मैं बोला क्यों. नहीं मैं फिर से गाऊंगा मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा है. मैं बोला मैं सुन रहा हूँ पहले सुन के बताओ. मैं सुन के फोन क्या छूना ही मत. मेरा हो गया ये काफी है. क्योंकि मैं एक्चुअली बहुत फिनिकी हूँ. मेरा अमित कुमार जी से मुझे डांट पड़ी थी कि मैं कह रहा था सर ये एक और ट्रैक नहीं हो रहा है. अरे करना क्या चाहते हो तुम. मैं बोला नहीं मुझे ये थोड़ा ऐसा चाहिए. क्योंकि मेरे लिए एक चीज है कि मैं सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं किसी सिंगर से काम करने से पहले तक एक फैंडम काम करता है कि इनका गाना मैंने सुना है इनके काम का मैं भक्त हूँ सब ठीक है. लेकिन जब माइक ऑन हो जाता है जब स्टूडियो में आता हूँ ना तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है. एंड मैं अपने गाने के ऊपर किसी को नहीं रखता क्योंकि मुझे ये गाना मैं ये कर्म है मेरा. ये धर्म है मेरा. मैं अपना गाना बना रहा हूँ. आई कैन नॉट स्पॉइल माई सॉन्ग. नोबडी एल्स कैन. एंड अगर मैं किसी सिंगर के साथ कोलैबोरेट कर रहा हूँ मैं उनकी जिंदगी में एक पासिंग सॉन्ग बन के नहीं रहना चाहता. मेरा जो द बेस्ट. हाँ अगर मेरा गाना किसी सिंगर के साथ जो मुझे पसंद है जिन्होंने जिंदगी में इतने अच्छे काम किए हैं अगर वो गाना गा रहे हैं तो उनके लिस्ट में भी मेरा गाना रहना चाहिए. जब अरिजीत कहीं जाता है तो उनको जब ऑब्वियसली रिक्वेस्ट किया जाता है तो उन्हें गाना पड़ता है. एंड सोनू भैया भी कहीं जाते हैं तो तेरा वो बंगाली गाना अच्छा है तो जब उनके दोस्त कहते हैं या कुछ अच्छा लगता है मुझे कि कहीं ना कहीं मेरे कॉम्पोजिशन अगर उनकी सराउंडिंग में जिक्र में इतने गाने उन्होंने गाए अगर ये कहीं ना कहीं रह जाता है उनके लाइफ में कहीं ना कहीं एक माइलस्टोन सा छोटा सा या स्टेपिंग स्टोन सा भी रह जाता है तो एटलीस्ट दैट्स माय रिस्पांसिबिलिटी. ऑफ कोर्स यूजिंग देयर वॉइस एंड आई एम नॉट गिविंग अ सॉन्ग टू देम व्हिच स्टेज तो मेरा फायदा क्या उनके साथ काम करना. एक्चुअली बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ना जब अरिजीत स्टार्टेड द ब्लॉकबस्टर आशिकी 2 I don't like his voice because ना हम बड़े हुए किशोर कुमार हेमंत मुखोपाध्याय उदित नारायण और ये दौर में तो जहाँ पे क्योंकि हमारी फैमिली भी म्यूजिक को बहुत लाइक करती है वी हैड जलसा जैमिंग तो हम वो वाला ट्रेडिशनल मेथड में बड़े हुए कि गाने का तरीका एक होना चाहिए. तो ही वाज वेरी हस्की वॉइस. ठीक है अब तो ये ट्रेंड बन चुका है अब तो हर कोई हस्कीनेस लाना चाहता है which is apparently not possible technically and doesn't suit every singer. तो धीरे धीरे ना एक्चुअली एज अ म्यूजिक लवर आई हैड टू डेवलप दैट टेस्ट. तो धीरे धीरे एंड आई थिंक आई फेल फॉर अरिजीत वॉइस. यू नो दैट सॉन्ग लाल इश्क
ठीक है, फ्रॉम रामलीला। हम्म, तो उस पे मुझे लगा कि ना, दिस इज द वॉइस व्हिच इज द न्यू इंडिया वॉइस में भी। तो वैसे मुझे लगा। लेकिन आप जब डायरेक्ट करते हो या कोई गाना आपके पास आता है, आप लिखते हो, हाउ डू यू चूज कि किसका वॉइस इसमें जाए? सिर्फ मेरा कॉल नहीं रहता इसमें, झूठ नहीं कहूंगा मैं। मैं गाना जब बनाता हूँ तो कभी कभार गाना बनाते टाइम ही समझ में आता है कि ये किससे गवाना है। एंड जब वो दिमाग में बैठ जाता ना, तो अब अंतरा जो है, अंतरा बनाने के टाइम में भी वो दिमाग में रहता है कि अगर यही गाता है तो अंतरा में क्या क्या सुर और लगा के इसको और बेहतर साउंड करा सकते हैं, तो वो आ जाता है। और कभी गाना बन जाता है, बहुत न्यूट्रल साउंड करता है, पता नहीं किससे गवाना है, तो कहीं जाके हम प्रोड्यूसर स्टार जो है सब बैठ के ये किससे गवाना भी डिस्कस, मेरी टीम से ही मैं पूछता हूँ यार किससे गवाएं ऐसे। तो फिर अक्सर मैं कोशिश करता हूँ कि अगर समझ में नहीं आ रहा और यहाँ ये गाना अगर कोई नामचीन सिंगर अगर ना भी गाए तो भी चलेगा, तो हम कोशिश करते हैं नए नई किसी आवाज को मौका दे। हर फिल्म में अब तक मैंने हर फिल्म में किसी ना किसी नए बंदे को या बंदी को मैंने काम दिया है और उसकी आवाज सामने तक मैंने लाया है। सो नाइस। बट आने वाले दिनों में यू नो क्रिएटिव लोगों के काम बहुत डिफिकल्ट होने वाले हैं, लोग कहते हैं, क्योंकि हम इंसानों से नहीं, हम मशीनों से compete कर रहे हैं। तो मुझे मेरी एक बहुत बेस्ट फ्रेंड है, उसने मुझे एक गाना सुनाया सर, अंग्रेजी गाना, मतलब इट्स लाइक इंग्लिश वेस्टर्न, इंग्लिश AI। लिरिक्स है। तो मैंने बोला कहाँ है, मैंने तो कभी सुना नहीं है गाना। बोले ओ आई क्रिएटेड दिस फ्रॉम AI। हाउ आर यू और अदर म्यूजिक कंपोजर्स, हाउ इज दिस इंडस्ट्री गोइंग टू compete with AI? नहीं, आप ना या तो उन बुजुर्गों की तरह हो सकते हैं जो कहते हैं कि नए तरीके हम नहीं मानेंगे, तुम्हारा तरीका गलत है, या तो आप नए पीढ़ी के साथ बैठकर कैसे हो रहा है तुम्हारा जान सकते हैं, एंड देन आप प्रिवेल कर पाओगे। देखिए, नए तरीकों को भी आप नकार नहीं सकते, आप पुराने जो है तरीके हैं, द ओल्ड स्कूल वेज, उसे तो आप छोड़ ही नहीं सकते, बिकॉज वो हमारी नींव है। तो ऐसे में एआई का होना बहुत अच्छा है। एआई से क्या होगा ना, ज्यादा लोग आर्टिस्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं, गाना तो आजकल हम ही बना रहे थे एक क्लिक में। हर कोई गायक हाँ, है ना, अरे हर कोई डांसर है, हर कोई स्क्रिप्ट राइटर एआई में गाना बना के भेज रहा है प्रोड्यूसर को कि हाँ ऐसा गाना हो सकता है। मैंने सीधा मुंह पे बोल दिया था, भाई क्या दिक्कत है तुम्हें, तुम्हें गाना बनाना है, तुम मुझे लिरिसिस्ट बनना है ना तुम्हें, तुम मुझे भेजो, तुम्हें अच्छा कुछ करना तुम मुझे भेजो। तुम क्या क्या कर रहे हो ना, दिक्कत एआई में गाना भेजने में नहीं है, ये दिक्कत है कि मैं एक फोटो ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, पेंटिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, और तुमने वहां आके एक गंदा सा कुछ रंग मार दिया, तो अब मुझे पेंटिंग करने पर भी उस एरिया में कहीं ना कहीं कवर अप तो करना पड़ेगा। तो आप कान को ना पहले से ब्लॉक कर दे रहे हो, आप माइंडसेट को ब्लॉक कर दे रहे हो। सो वो मत कीजिए, जो जिसका काम है। कहीं मैं आपकी स्क्रिप्ट में जाके नहीं बोल रहा या कुछ नहीं बोल रहा कि भाई मैं ना एक मस्त सीन लिखा है मैंने इस पिक्चर के लिए, अब ये सीन डाल दो, क्यों? जिसका काम उसी को साजे। तो अब एआई एक तरीके से ठीक है, एआई आया है, लोग गाने बना रहे हैं, इसमें मुझे लगता है जितना वक्त बीतेगा मीडियोक्रिटी मर जाएगी। होने दीजिए, आई बनने दीजिए सबको आर्टिस्ट, सबको पता तो चलेगा। वो उस रील की तरह एक बीच में मीम आई थी ना कि मी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड माय टैलेंट ताकि मैं अपना जॉब छोड़ पाऊं, तो गाना स्टार्ट किया, उसने बोला कि नहीं भाई जॉब में जाते हैं। तो ये करके देख लो सब। नील, ये ऐसे भी बहुत लोग हैं जिसमें मुझे ना जो बेसुरा भर है ना, कान में जल्दी लगता है। आई एम नॉट अ सिंगर, बट ऑफ कोर्स यू नो एज अ बंगाली फैमिली आप डांस भी करते हो, गाना भी करते हो, सब कुछ। तो क्योंकि यू नो पापा और सब कुछ उसमें म्यूजिक में थे, तो मुझे वो ना रिदम मेरे से टूटता है, ठीक है, और सुर मुझे, मैं प्रैक्टिस नहीं करती, लेकिन मुझे कान में लगता है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो रील बना बना के मिलियंस ऑफ व्यूज बटोर रहे हैं। आई वोंट आस्क यू टू जज, बट हाउ फार ये जस्टिस कैसे करता है ओरिजिनल कंपोजर्स या से अच्छे सिंगर्स को? लाइक रील्स। हाँ, लाइक आपके पास मोबाइल है, मैंने गा दिया, ठीक है, खराब भी खाया तो, क्योंकि वो खराब कितना है देखने के लिए लोग मिलियंस पहुंच जाते हैं, ट्रोल भी होते होंगे, लेकिन पॉपुलैरिटी की जो एक होती है ना कि अच्छे लोगों को जो डिजर्व करते हैं उनको पॉपुलैरिटी मिले, आजकल वो जमाना नहीं रहा। आजकल एनीबॉडी कैन बी पॉपुलर बाय डूइंग एनीथिंग। तो वो कहीं ना कहीं अच्छे टैलेंट को रिकॉग्नाइज ना करना होता है, ऐसा आपको लगता है? नहीं, मैंने कुछ दिन पहले एक कोट पढ़ा था कहीं कि पहले जमाने में रेडियो पर हम जो है टैलेंटेड सिंगर्स को सुनते थे, आजकल पॉपुलर सिंगर्स को सुनते हैं। सो ये कोट मैं सहमत भी हूं और नहीं भी, क्योंकि देखिए अगर बिल्कुल टैलेंट नहीं होता तो वो क्यों होते, कुछ तो टैलेंट होगा उनमें, कुछ तो चीज है
जो इतने करोड़ों लोगों को, लाखों लोगों को पसंद आ रही है। अब लाख लोग तो झूठ नहीं बोलेंगे। अगर किसी का गाना कोई बेसुरा भी गा रहा है लेकिन उसके तरीके में या उसके किसी अंदाज में उन लाखों लोगों को अपनी शक्ल दिख रही है या कुछ तो वो रिलेट कर रहे हैं, इसलिए वो आज पॉपुलर है। सो मैं फिर कह रहा हूं कि ये एक बड़ा ट्रांजिशन चल रहा है। कुछ एक डेकेड का ट्रांजिशन अभी चलेगा। लोग आर्टिस्ट भी बनेंगे, लोग रील भी कर रहे हैं, वेंटिलेट कर रहे हैं बेसिकली। कुछ करना नहीं है, कैसे इतना वक्त बदल रहा है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, तो रील बना लेते, सब रील बना रहे, रील बना लेते। कोई कह रहा है कि हम एक सब कैफे खोल रहे हैं, कैफे खोल लेते हैं। किसी को लग रहा है कि हम यूट्यूब चैनल खोल लेते हैं। भीड़ में चल रहा है तो चल रहे हैं। हाँ, अब क्या है, लोगों को छुपना पड़ता है ना कभी कभार। वो जिंदगी से कहीं ना कहीं छुपने की उन्हें एक एस्केप जोन चाहते, बनने दीजिए जो जिसमें खुश है। बहुत इंपॉर्टेंट है आज के जमाने में लोग खुश रहे, और उस खुशी के लिए अगर किसी को लग रहा है कि मेरे पास मोबाइल है, वीडियो बनाना, रील बनाना, बनाइए। आपको कहीं और से प्यार नहीं मिल रहा, आपको लग रहा है कि आप अतरंगी डांस करेंगे तो लोग हंसने के लिए आपको लाखों की तादाद में देखेंगे, तो देखने दीजिए। अगर आपको उससे खुशी मिलती है, एक दिन के बाद हम अपने पुराने किसी स्टेटस को देख के नहीं कहते कि कितने बच्चे थे हम यार, कभी वो भी जाके देखे कि बोलेंगे यार क्या किया था हमने। हंसेंगे, खुद पे हंसेंगे, प्यार से सर पे खुद की मार के कहेंगे कि यार कितने नाइव थे हम। तो होने दीजिए, इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ जर्नी। हर किसी की अपनी जर्नी है, और लोगों को ये भी समझ आ जाएगी एक वक्त के बाद कि आर्टिस्ट, सच्चा आर्टिस्ट, शौकिया आर्टिस्ट और सीरियसली जिसका जन्म इसके लिए हुआ है, वो कैटेगराइज कर लेंगे। वो कैटेगरी बन जाएगी अपने में। लोग समझदार हैं, कोई बेवकूफ नहीं बैठा यहाँ पे। हर कोई अपनी जिंदगी में किसी ना किसी ने कुछ ना कुछ अचीव किया है। जो बंदा रास्ते पे भीख मांग के हर रोज अगर खाना भी खाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको वो भीख मांगना भी सीखना पड़ा है। उसको वो सीखना पड़ा है। कोई अगर वो वेट उठा के मजदूरी करता है, दिहाड़ी मजदूरी करता है, तो हर दिन वो अपने काम में कितनी आसानी से वो ज्यादा वेट उठाएगा, वो सीख रहा है एक्चुअली। सो इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ जर्नी। लेट देम, एवरीवन, आप कर लीजिए। हम यहीं बैठे हैं, जो शौकिया आर्टिस्ट है वो कुछ और कर लेंगे, हमको और कुछ आता नहीं, हम यही करेंगे। आज नहीं सुनना आपको गाना, कल सुन लीजिएगा। गाने कहाँ भागे जा रहे हैं, गाने तो एक बार बन गए तो बन गए। राइट। और म्यूजिक को आप कहाँ देखते हैं अगले 5-10, क्योंकि दुनिया बहुत रैपिड चेंज हो रही है, तो म्यूजिक भी बहुत चेंज हुआ है पिछले 15-20 सालों में। आगे आने वाले दौर में म्यूजिक कैसा होगा? आगे आने वाले दौर में म्यूजिक बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजीज आ गई है। 2 तरीके की म्यूजिक मुझे लगता है सबसे ज्यादा थ्राइव कर सकता है फ्यूचर में। एक है जहां पे सुपर टेक्नोलॉजी फ्रीक्वेंसीज लेके काम की जाएगी, जो ऑलरेडी की जा रही है। ये आपके कान में ना कुछ ट्यून बहुत अच्छी लगती है, सुर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो किस फ्रीक्वेंसी पे बज रही है। हमारा बॉडी रिएक्ट करता है फ्रीक्वेंसी पे, या अगर फ्रीक्वेंसी मैच करता है, कदम थिरकता है, सर ऐसे हिलता है, वो फ्रीक्वेंसी है। और वो फ्रीक्वेंसी को लेके जैसा खेला सदियों से आ रहे हैं, वैसे यहाँ भी चलेगा। एंड ऑर्गेनिक म्यूजिक विल नेवर गो आउट ऑफ फैशन। एक गिटार, एक आवाज, एक पियानो जहां बजेगा, किसी की उंगलियों में वो पियानो का एक फ्रेज बजाकर कोई एक गलती, जो ग्लिच, जो बजाते बजाते एक उंगली स्लिप कर गई ना, मजा वही है। वो ह्यूमन एरर, वही मजा है। वो ह्यूमन एरर कभी-कभी बहुत कुछ कर जाता है, बहुत कुछ गलत हुआ लेकिन सही लग रहा है। जिंदगी में अक्सर हम भी करते हैं ना, कुछ गलती हमने कर दी, बोले कर तो दी हमने गलती, लेकिन सही लग रहा है। म्यूजिक भी वही है। राइट। और आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स और किनके साथ और आप काम करना चाहेंगे? काम तो करना है, शाहरुख खान के लिए काम करना है, सपना हर कोई देखता है। सलमान खान के लिए काम करना है, हर एक्टर के लिए काम करना है जो अच्छा काम करता है। मुझे 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 दिक्कत भी नहीं है अगर मैं कभी रहमान साहब के साथ कोलैबोरेट करूं, प्रीतम साहब के साथ कोलैबोरेट करूं, बिकॉज बहुत कोलैबोरेटिव वर्क भी आने वाला है फ्यूचर में। मुझे लगता है फिल्मों में भी काफी कोलैबोरेटिव, ये जो आर्ट इंडी स्पेस में हम देख रहे हैं, एड शीरन का कोलैबोरेशन हो गया अरिजीत सिंह के साथ, शायद ये जैसे विदेश में काफी होता है, मतलब एल्बम वाइज ना हो लेकिन एक एक गाने, कोलैबोरेटिव गाने, वो गाने यूज किए जाते हैं फिल्मों में। ऐसा भी बहुत जल्द हो ही सकता है।
सो हाँ, काम तो करना है। कुछ मैं इनफैक्ट एक्टर्स से भी ज्यादा मैं कुछ डायरेक्टर्स के साथ काम करना चाहता हूँ, जैसे इम्तियाज अली, आई वुड लव टू वर्क विद हिम, अनुराग कश्यप, आई वुड लव टू वर्क विद हिम, करण जौहर, आई वुड लव टू वर्क विद हिम। सो मैंने 3-4 जॉनर के लोग, 3 अलग-अलग जॉनर की आपने मैं बात 3-4 करी जॉनर, actually। बिकॉज मुझे मजा आता है। अगर आप देख लो, मेरी पहली फिल्म थी रोमांटिक कॉमेडी, रोम कॉम। सेकंड फिल्म एक मॉर्बिड ड्रामा थी, जो एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म है, काचिन मानुष। फिर से एक एंथोलॉजी, एक रोमांटिक एंथोलॉजी ऑफ डिफरेंट एजेस वो था। उसके बाद एक पीरियड ड्रामा था। तो मुझे मजा आता है कि अलग जॉनर में मैं कहाँ क्या कर सकता हूँ। आई थिंक वो अपना वर्सेटैलिटी जो निखर के आती है उसमें, कि आपकी कितना कैपेसिटी है आप में, वो निकल के आता है। यू टेस्ट योरसेल्फ, आई थिंक। आई लव टेस्टिंग माय सेल्फ, हां, कि कहाँ मैं रुक के, कहाँ मैं, अब मैं यहाँ पे रुक गया, मुझे फिर से पुराना मेरा जो कुछ स्टाइल है जो वो वापस लाना पड़ेगा। तो आप जब म्यूजिक नहीं कर रहे होते हो, तब आप क्या कर रहे होते हो? सो रहा हूँ तो सो रहे होते हैं, यू लव स्लीपिंग। हाँ, मतलब वक्त तो मिलता नहीं है, तो बस या तो मैं सो रहा होता हूँ या मूवीज देखता हूँ। ओके, व्हाट काइंड ऑफ मूवी? हर तरीके की। मैंने लास्ट फिल्म एक्चुअली देखी, मैं बैठ के यहाँ पे देख रहा था, मैं अभी हाउस ऑफ ड्रैगन्स की सीरीज वो जो आ रही है, आई लव गेम ऑफ थ्रोन्स एंड हाउस ऑफ ड्रैगन सीरीज, तो मैं हाउस ऑफ ड्रैगन्स देख रहा था। फिर मैंने एवेटार फायर एंड ऐश, वो फायर एंड स्काई, वो देखा मैंने। सो ये चलता रहता है। अभी एक और शायद करूपू बोल के कुछ फिल्म आई है, आज प्लान है वो देखूंगा। सो मैं देखता हूँ, मैं हर तरीके की फिल्में देखता हूँ, मैं एनिमेटेड फिल्में देखता हूँ। बहुत कम दोस्तों के साथ पहले जो है वक्त बहुत ज्यादा बीतता था, आजकल वक्त मिलता है तो घर पे बैठ के कुछ खाते खाते मूवी देख लो, या तो फैमिली के साथ वक्त बिता दो। मतलब गए, बेटी को उठाए, मम्मी के पास गए, बहन के घर पे भी छोटी भांजी भी हुई है, सो वहां जाके थोड़ा वक्त बिताए फैमिली के साथ। बाकी टाइम अकेले मूवी देखो या गिटार है गाना बनाओ। Great. Thank you so much. Thank you so much. But one last request from me. That song, I know it's not your song, but I love that song in your voice. So that song has to be there, mandatory. Okay, ठीक है। I'm glad गाना मेरा नहीं है, लेकिन लोग इतना प्यार देते हैं। I connect with that, with your voice somehow. Okay. बहुत दिन बाद लिरिक्स भी इधर उधर जाए तो क्षमा कर दीजिएगा मुझे। बहुत अच्छा कॉम्पोजिशन और ग्रो होगा। हाँ हाँ। তুমি হাসিলে আমার ঠোঁটে হাসি, তুমি আসলে জোনাকি রাশি রাশি, রাখি আগলে তোমায় অনুরাগে, আর কিভাবে বোঝাই ভালোবাসি, সব চিঠি সব কল্পনা জুড়ে রং মিশে যায় রুক্ষ দুপুরে, সেই রং দিয়ে তোমাকেই আঁকি, আর কিভাবে বোঝাই ভালোবাসি, প্রাণ দিতে চাই, মন দিতে চাই, সবটুকু দেন সারাক্ষণ দিতে চাই তোমাকে, ও তোমাকে, স্বপ্ন সাজাই, দু চোখে হারাই, দুটি নয়নে আর নিয়ে শুতে যাই তোমাকে, ও তোমাকে। Thank you so much. Thank you so much. बड़ा मजा आया।